हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। आज से हम लोग जो हमारी पेडागोजी 30 मार्क्स की आती है सीटेट पेपर 1 में और सीटेट पेपर 2 में, दोनों के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। आज ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है और आप लोग इसको लगातार देखते रहिएगा। हम लोग MCQ के माध्यम से पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चंस हैं यानी कि ये जो हम प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं ये आपको सीटेट पेपर 1 में भी काम आएगा, 1 में भी आएगा और सीटेट पेपर 2 में भी काम आएगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप KVS का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी जो अब तो पेडागोजी के जो मार्क्स हैं वो बढ़ गए हैं। पहले तो कम ही आती थी, लेकिन अब जो पेडागोजी है वो KVS में काफ़ी ज़्यादा आने लगी है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ भी हेल्प करेंगे। तो आप हमारे इस सेशन के साथ लगातार बने रहिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और कुछ नया सीख कर ही जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहे हैं कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, यानी कि जो हमारी वृद्धि है या जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो वृद्धि है ये किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास, दूसरा है सामाजिक विकास, तीसरा है भावनात्मक या भावात्मक विकास, तीसरा है नैतिक विकास। तो आप सबने वृद्धि और विकास दो चीज़ें ज़रूर पढ़ी होगी, वृद्धि और विकास। एक तो होती है वृद्धि और दूसरा होता है विकास। ठीक है, विकास। तो जो वृद्धि होती है उसमें क्या आप लोगों ने देखा है कि जो वृद्धि होती है ये एक मात्रात्मक, क्या हो गया, तो जो वृद्धि होती है ना ये एक मात्रात्मक जो है प्रक्रिया होती है, जबकि जो हमारा विकास है ये एक गुणात्मक प्रक्रिया होती है। यानी कि जो वृद्धि है वो मात्रात्मक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कितनी वृद्धि हुई है आप इसको माप सकते हैं। सामान्यतः इसका जो हम लोग मतलब सामान्यतः जो इसके बारे में हम सोचते हैं तो हमें ये समझ आता है कि जो वृद्धि होती है वो शारीरिक विकास से संबंधित होती है। जैसे हमारा हाथ जब छोटा बच्चा रहता है तो उसका हाथ अगर इतना बड़ा है तो जब बड़ा बच्चा हुआ तो हो सकता है उसका हाथ इतना बड़ा हो जाए, इवन बढ़ जाते ही हैं, पैर बढ़ जाते हैं, हाथ बढ़ जाते हैं, उसका पेट बड़ा हो जाता है, इवन उसका जो पूरा का पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है आप देखिए काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो हमारी बॉडी में जो लंबाई बढ़ी यानी कि जो बच्चे का वृद्धि हुई यानी कि उसका जो हाथ पैर बढ़ा, जो उसका पेट बढ़ा, जो उसका सिर बड़ा हो गया, ये सब क्या है, ये सब वृद्धि है और हम इसको माप भी सकते हैं। जब छोटा बच्चा था, सपोज दैट वो 3 किलो का था, आज वो 10 साल का हो गया है तो 30-35 किलो का हो गया है, तो उसमें उसका भार कितना बढ़ा है, उसके भार में कितनी वृद्धि हुई है, हम इसको भी माप लिए। तो जो वृद्धि होती है ना ये मात्रात्मक प्रक्रिया है, अर्थात उसका जो वजन है, उसका जो लंबाई है, उसकी जो ऊंचाई है, ये सब हम माप सकते हैं। तो ये संबंधित किससे होती है वृद्धि, ये शारीरिक विकास से संबंधित होती है। ठीक है, जबकि जो हमारा विकास होता है ये गुणात्मक प्रक्रिया होती है, यानी कि आप इसको माप नहीं सकते हैं, यानी कि आप इसको माप तोल नहीं सकते हैं कि उसकी जो बुद्धि है उसमें मतलब सपोज दैट हमारी जो बुद्धि है वो टाइम के साथ बढ़ती है। जब छोटा बच्चा रहता है तो उसके पास खुद से सोचने समझने की कोई भी क्षमता नहीं रहती है, इवन अगर सोचता भी होगा तो उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाता होगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है आप देखिए फिर वो खुद से सोचने भी लगता है, खुद फैसले भी करने लगता है और अपने जो भी सोचा है उसने उसको अभिव्यक्त करना भी सीख जाता है। तो इन सब में ये जो प्रक्रियाएं उसने की, ये जो उसने सीखा है, उसका जो डेवलपमेंट हुआ, क्या आप ये माप सकते हैं कि उस बच्चे का 1 किलो दिमाग जो है वो बढ़ गया या उस बच्चे का 500 ग्राम दिमाग बढ़ गया? तो ये सब नहीं कर सकते ना। तो ये जो हमारा विकास होता है यानी कि जो हमारा दिन प्रतिदिन डेली टू डेली हमारा जो माइंड का डेवलपमेंट हो रहा है वो मापा नहीं जा सकता। ठीक है, तो वही है गुणात्मक प्रक्रिया। तो हमसे यहाँ वृद्धि के बारे में पूछा गया है, विकास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इस वजह से हमने आपको बता दिया। तो जो बच्चे में वृद्धि होती है ये मुख्यतः किससे संबंधित है, तो ये मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए गर्भाधान से लेकर के, यानी सपोज दैट जब बच्चे का अस्तित्व नहीं था उसके बाद जब उसका अस्तित्व बनना स्टार्ट हुआ, यानी कि जब बच्चा गर्भ में आया तब से लेकर के उसका जो प्रौढ़ावस्था है यानी कि प्रौढ़ावस्था यहाँ तक आने में, प्रौढ़ावस्था तक आने में जो भी बच्चे के बॉडी के स्ट्रक्चर में, चाहे वो भार हो, चाहे वो लंबाई हो, चाहे वो ऊंचाई हो, ये सब जो भी परिवर्तन हुए उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि बच्चे में वृद्धि हो रही। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम।
देखिए जो कह रहा है कि वृद्धि जो है इसको प्रभावित करने वाले कारक यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बच्चे की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है पर्यावरण, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है आहार, चौथा है ये सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो तो हो जाएगा अपना ऑप्शन डी, यानी कि बच्चे की वृद्धि कैसी होगी, ये हमारे वातावरण, हमारा जो स्वास्थ्य है और जो भी उसके खाने पीने की सुविधाएं हैं उस पर निर्भर करता है। जैसे आप देखिए स्वास्थ्य, अगर बच्चा हेल्दी रहेगा बचपन से ही, जब से वो जन्म लेगा अगर वो हेल्दी रहेगा तो आप देखेंगे कि उसका जो वृद्धि है वो तेज़ी से होगा, बच्चा बड़ा भी टाइम से हो जाएगा, उसमें मोटापा भी नहीं आएगा या फिर उसमें बौनापन या ये कहें कि उसमें नाटापन भी नहीं आएगा, या मतलब पतला भी नहीं होगा, ज़्यादा मोटा भी नहीं होगा। तो हेल्थ जो है ना ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है बच्चे के वृद्धि को प्रभावित करने के लिए। और वैसे ही देखिए आहार, तो मेन पॉइंट तो आहार ही है। अगर बच्चे को आप संतुलित आहार देंगे, बच्चा जो है संतुलित आहार खा करके पलेगा बढ़ेगा, तो आप उसमें देखेंगे उसमें किसी भी तरह का कोई भी विकार नहीं आएगा, मतलब वो हेल्दी रहेगा। अगर भोजन अच्छा है तभी तो बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और अगर भोजन भी अच्छा है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, तो बच्चे की जो वृद्धि है ये भी अच्छे से होती रहेगी। तो आप देखिए कि उसका जो पर्यावरण, उसका जो स्वास्थ्य और उसका जो आहार है, ये सभी मिलकर के एक बच्चे की वृद्धि को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, अपना ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन छूट गया, दरअसल जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था वो छूट गया था, पहले इसको देख लेते हैं। कह रहे हैं कि विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। ठीक है, यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट है उसमें जो वृद्धि शब्द है, डेवलपमेंट में जो वृद्धि शब्द है उसमें मतलब वृद्धि शब्द से क्या तात्पर्य है। अभी ऊपर हमने वृद्धि के बारे में बताया है, तो आई होप आपको समझ आएगा। ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। तो जो डेवलपमेंट है यानी कि जो विकास है उसमें तो आकार, सोच और समझ आदि में वृद्धि होती है, बल्कि लेकिन आप देखिए कि जो वृद्धि शब्द है ना, वृद्धि यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन सब में वृद्धि से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा, वजन में वृद्धि। ठीक है, तो आप देखिए कि जो उसका वेट बढ़ रहा है, या अगर उसका वेट सपोज दैट बढ़ा फिर अचानक से कम हुआ, कुछ भी हुआ, बढ़े घटे जो भी चीज़ें होंगी, आप देखिएगा कि वो किस में शामिल होंगी, वो शामिल होंगी वृद्धि में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे आपसे कह रहे हैं वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है हमारा मध्य बाल्यावस्था, दूसरा है पूर्व क्रियात्मक अवधि, तीसरा है बाल्यावस्था की समाप्ति, और चौथा है हमारा किशोरावस्था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो तो हो जाएगा किशोरावस्था, यानी कि वह अवस्था जो हम एक बच्चा जो है जब वो किशोरावस्था में होता है तो उसको ये मान लिया जाता है कि अब वो वयस्कता के संक्रमण के काल में आ गया है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए किशोरावस्था में बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक ये सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। तो बच्चे में कौन कौन से परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, एक तो शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे, दूसरा मानसिक भी परिवर्तन देखने को मिलेंगे, और इसके साथ साथ जो हमारा मतलब सामाजिक परिवर्तन होता है ना वो भी देखने को मिलता है। आप सोच रहे होंगे ये सब कैसे होता है, तो आपने देखा होगा जब बच्चा मतलब 10-12 साल का हो जाता है तो उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ उसके मानसिक जो संतुलन है, मतलब जो मानसिक उसका सोचने समझने का तरीका है वो भी काफ़ी चेंज हो जाता है। उसके मन में बहुत सारी जिज्ञासा भरे जो सवाल हैं वो आने लगते हैं। अपने आसपास, अगर अपने घर में या आसपास कहीं भी देखा होगा, जब बच्चा 10 से 12 साल की उम्र में रहता है तो उसको बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। हर चीज़ के बारे में वो सोचना शुरू कर देता है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब जो जिज्ञासाएं हैं ना ये बच्चे के माइंड में आने लगती हैं। तो ये क्या हुआ, उसका मानसिक परिवर्तन। अंत में सामाजिक परिवर्तन, अब बच्चा बड़ा हुआ है, घर से बाहर निकलेगा, स्कूल जाएगा, आस पड़ोस के लोगों से मिलेगा, उसका जो समाजीकरण है वो होना स्टार्ट होगा, उन लोगों से वो प्रभावित होगा और कुछ लोगों को वो प्रभावित करेगा भी। तो ये उसका क्या हुआ, ये उसका सामाजिक परिवर्तन हुआ। तो किशोरावस्था में बच्चे के शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन होते हैं, और ये जो टाइम है ना ये वयस्कता के संक्रमण की पहल भी मानी जाती है। तो आंसर क्या हुआ अपना ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम।
कह रहा है सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है तो वो कौन सी उम्र है। ठीक है, पहला है प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा है मध्य बाल्यावस्था, तीसरी है प्रारंभिक किशोरावस्था और चौथा है उत्तर किशोरावस्था। तो वो कौन सा टाइम है जिस उम्र में जो बच्चा है उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव अपने जो सहपाठी हैं उनका पड़ता है। तो ये कौन सा टाइम है, ये होता है हमारा उत्तर किशोरावस्था। तो जो उत्तर किशोरावस्था है ना, इस समय में जो बच्चा है वो अपने सहपाठियों से, या सहपाठी ना सही जो उसके दोस्त होते हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। दोस्त की बात पत्थर की लकीर है भाई, दोस्त जो कहेगा वही ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है वो इसी टाइम में यानी उत्तर किशोरावस्था में ही होता है। आगे देखेंगे, अगर हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखें तो कह रहा है कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा ये कहा गया है। तो चलिए हम दोनों ही बता देंगे फिलहाल के लिए। पहला है किशोरावस्था, दूसरा है प्रौढ़ावस्था, तीसरा है मध्यावस्था और अंतिम है वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था तो नहीं ही कहा जाएगा, इतना तो समझ ही आ जा रहा होगा कि बहुत ज़्यादा तनाव और बहुत ज़्यादा दबाव किस उम्र में रहता है बच्चों को। तो सबसे ज़्यादा ये जो मतलब तनाव और संघर्ष ये सब देखने को मिलता है ये किशोरावस्था में देखने को मिलता है। ठीक है, और अब देखिए ये एक स्टेटमेंट है जो किसके द्वारा दिया गया है, तो स्टेनले हॉल के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, स्टेनले हॉल के द्वारा ये दिया गया है कि जो किशोरावस्था होती है वो अत्यधिक तनाव, संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था होती है। तो इसको याद रखिएगा। हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है, यानी कि कब आप मानेंगे कि जो बालक है वो परिपक्व हो गया है। पहला ऑप्शन है चित्रांकन करना, दूसरा है पढ़ना, तीसरा है साइकिल चलाना और चौथा है चलना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा अपना ऑप्शन डी यानी कि चलना। जब बच्चा मतलब कि स्टार्ट करता है चलना फिरना, अपने पैरों पे खड़ा होना स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में तो रेंगते हुए ही चलता है, तो तब नहीं, जब वो अपने पैर पे खड़ा हो जाता है ना तो मान लिया जाता है कि जो बच्चा है ना, ये जो बालक है वो परिपक्व होना स्टार्ट हुआ है। यानी कि चलना फिरना भी परिपक्वता का एक एग्जाम्पल माना जाता है। अब देखिए जो चित्रांकन करना है तो ये चित्रांकन वगैरह तो भैया तब करेगा ना जब वो चलने फिरने लगेगा, उसके हाथ की जो हड्डियां हैं वो इतनी मजबूत हो जाएं कि वो कुछ पेंटिंग वगैरह करने के लायक बने, यानी कि पेन वगैरह पकड़ रहा हो, तो तब तक भर में तो वो बहुत ज़्यादा उसकी जो है परिपक्वता हो गई रहती। तो ये जो है स्टार्टिंग फेज़ नहीं माना जाएगा। ठीक है, पढ़ना भी नहीं माना जाएगा। सपोज दैट कोई बच्चा ऐसा है जो मतलब कि कभी नहीं चल फिर पाया, कभी अपने पैर पे नहीं खड़ा पाया, मतलब खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद भी वो पढ़ तो सकता ही है, बैठे बैठे भी पढ़ सकता है, लेटे लेटे भी पढ़ सकता है, तो ये बिल्कुल नहीं है। साइकिल चलाना, तो साइकिल तो तब चलाएगा जब एकदम ही परिपक्व हो जाएगा, हाथ पैर पे एकदम बैलेंस उसका बनने लगेगा, तो ये सब नहीं। लेकिन आप देखिए कि जो चलना है ना, ये जो है परिपक्वता का एग्जाम्पल माना जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। आपसे अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ जो होने वाला परिवर्तन है, इसको मतलब इसमें क्या शामिल है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, रूप, दर, अनुक्रम और ये सभी। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोग ऑल ऑफ द अबव देखते हैं तो उसको तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये जो ट्रिक्स है ना हर जगह काम नहीं आती है, कभी कभी ये गलत भी हो जाता है। तो विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ जो होने वाला परिवर्तन है उसको कहते हैं दर। क्या कहते हैं उसको दर कहते हैं, यानी कि रेट कहते हैं। ठीक है, और आप देखिए जो विकासशील परिप्रेक्ष्य है, यानी कि जो विकास परिप्रेक्ष्य है, इसमें जो बाल मनोविज्ञान है, इसमें समय के अनुसार जो होने वाला परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं दर। और अब देखिए कि सबसे अधिक चिंता का विषय होता है ये, क्यों? क्योंकि अगर जो बालक है, जो बालक है वो विकास की जो दर है, अगर समय के अनुसार उसमें वृद्धि नहीं होती तो क्या होता है, तो बालक में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। किस तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी? समायोजन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। बालक किसी भी चीज़ को लेकर के समायोजन नहीं कर पाएगा। उसकी जो IQ है, यानी कि जो उसका बुद्धि लब्धि जो है वो भी कम होने के चांसेस रहते हैं। तो जो बुद्धि लब्धि यानी कि जो IQ लेवल है वो भी कम हो सकता है। तो ज़रूरी है कि टाइम के साथ जो है बच्चे का जो परिवर्तन है ना, उसके दर में वृद्धि होती रहे। तो आंसर क्या होगा अपना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार लगा के चलिए इसमें।
पहला क्या है, पहला कह रहे हैं कि विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, दूसरा कह रहे हैं निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा है विविधता का सिद्धांत और चौथा है एकीकरण का सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, यानी कि विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का जो सिद्धांत है ना, ये आप देखिए कि विकास का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। जबकि अन्य जो दिए हुए हैं वो सभी विकास के सिद्धांत हैं। टोटल विकास के 11 सिद्धांत बताए गए हैं, जिसमें आपको निरंतरता, विविधता, एकीकरण ये तो मिलेगा ही। इसके अलावा जो भी हैं 11 के 11 हम बता दे रहे हैं, आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिएगा। आप पहला देखिए कौन सा है, तो पहला है समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत पहला है। दूसरा है विकास का सिद्धांत या विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत ये दूसरा है। तीसरा भिन्नता, तो जो विविधता दिया हुआ है ना, यही है भिन्नता का सिद्धांत, भिन्नता का सिद्धांत। चौथा देखिए निरंतरता का सिद्धांत, तो चौथा कौन सा है, चौथा है निरंतरता का सिद्धांत। पांचवा देखिए सामान्य से, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। और ये गलत क्यों है, क्योंकि ये विशिष्ट से सामान्य बोला है, जबकि नियम कौन सा है, नियम है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का जो सिद्धांत है ये भी विकास का सिद्धांत है। आगे देखिए पूर्वानुमान का सिद्धांत, पूर्वानुमान का जो सिद्धांत है वो भी है पूर्वानुमान का सिद्धांत। और अगला कौन सा है, अगला है एकीकरण का सिद्धांत, तो एकीकरण का सिद्धांत भी विकास का सिद्धांत है। एकीकरण के साथ साथ आप देखिए जो व्यक्तिगत भिन्नता है ना, व्यक्तिगत भिन्नता इसका भी सिद्धांत होता है। और शरीर के जो अंग हैं इनके विकास की गति से भी जो भिन्नता आती है उसका भी सिद्धांत है। और इसके साथ साथ वर्तुलाकार बनाम जो रेखीय प्रगति है ये वाला सिद्धांत। और अंत में देखिए कौन सा है, तो अंत में है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। कौन सा है, तो अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत भी हमारा विकास का सिद्धांत में शामिल है। तो टोटल 11 जो है विकास के सिद्धांत हैं, इनको याद रखिएगा। और इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्यों, क्योंकि ये विकास का सिद्धांत नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें उल्टा दिया हुआ है, इन्होंने विशिष्ट से सामान्य बोला है, जबकि होता कौन सा है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। कह रहे हैं कि सिफेलोकोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, सिर से पांव की ओर, दूसरा है निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती या दूरस्थ अंगों तक, तीसरा है पांव से सिर की ओर और चौथा है दूरस्थ अंगों से निकटवर्ती अंगों तक। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये जो हम क्लासेस लेते हैं इसकी आपको PDF मिल जाए तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका नाम है जुनून पढ़ाई का। जुनून पढ़ाई का हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। उसकी जो उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये जो सिफेलोकोडल प्रवृत्ति का सिद्धांत है इसको हम लोग एक अन्य नाम से जानते हैं, या ये कहें कि इसका हिंदी नाम जो है वो क्या है, तो वो है मस्तकाधोमुखी। मस्तकाधोमुखी जो सिद्धांत है ये इसको कहा जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि मस्तकाधोमुखी जो है ना, इसमें ये निहित है कि मस्तिष्क से पैर की ओर जो है बच्चे का क्या होता है, विकास होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया है सिर से पाँव की ओर। तो उत्तर तो यही हो जाएगा हमारा कि जो बच्चे का विकास होता है वो सिर से पाँव की ओर होता है, यानी कि पहले जो है सिर का विकास होगा, अंत में फिर पाँव का विकास होगा। तो आंसर क्या हुआ अपना, ऑप्शन ए। अगला देखेंगे हम। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, टोटल 20 क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या कह रहा है, कह रहा है विकास के सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन गलत है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला कह रहे हैं कि विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। अभी हम ऊपर ही बता के आ रहे हैं कि जो विकास होता है यानी कि जो डेवलपमेंट होता है वो एक गुणात्मक प्रक्रिया है। क्या है, तो गुणात्मक प्रक्रिया है जिसका आप मापन नहीं कर सकते हैं। बताया था ना कि क्या आप किसी के माइंड में कितना विस्तार हुआ है, क्या उसको तौल सकते हैं कि उसने बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लिया है तो अब उसका जो माइंड है वो 100 किलो का हो गया है या 10 किलो का हो गया। तो ऐसा नहीं कर सकते ना, हम किसी का जो है जो IQ लेवल है उसको नाप तौल नहीं सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो विकास होता है वो एक गुणात्मक प्रक्रिया है, ये मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है कि आप इसका ठीक मापन कर सकें। तो पहला वाला ही गलत है, तो ऑप्शन आंसर तो यही हो जाएगा। जबकि अपना जो दूसरा है वो क्या करें, विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, सही बात है। तीसरा,
विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच जो है सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। अपने आप में इम्पॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, एकदम सही है। तीसरा कह रहे हैं प्रत्येक बच्चे का जो विकास है वो कई चरणों से होकर गुजरता है, फिर भी बच्चों में वैयक्तिक भिन्नताएं मतलब कि अलग अलग होती हैं। यानी कि जो बच्चा है ना, सारे बच्चे विकास के उसी चरण से होकर के गुजरते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर बहुत ज़्यादा उसका आईक्यू लेवल है तो वो मतलब कि किसी अन्य चरण से गुजरा, नहीं, सभी बच्चे विकास के एक ही चरण से होकर के गुजरते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि सब में बहुत सारी भिन्नताएं होती हैं, और वो भिन्नताएं कई लेवल पे होती हैं। पर्यावरण से भी हो सकती हैं, आनुवांशिकी से भी हो सकती हैं, खाने पीने की सुविधाएं यानी स्वास्थ्य से हो सकती हैं, भोजन से भी हो सकती हैं। तो इस वजह से ये भिन्नताएं आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन चरण एक ही है। सारे लोग पहले बच्चा ही यानी कि सारे लोग पहले गर्भ में आएंगे, उसके बाद उनका जन्म होगा, फिर शैशवावस्था में आएंगे, फिर बाल्यावस्था में आएंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई ऐसा बच्चा है कि वो सीधे शैशवावस्था के बाद जो है किशोरा या प्रौढ़ावस्था में चला जाएगा, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो चरण एक ही है, सारे लोग एक ही चरण से होकर के गुजरते हैं, लेकिन फिर भी उनमें भिन्नताएं होती हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से किसको विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है। यानी कि वो कौन सी उम्र है जिसको हम ये मानते हैं कि विद्यालय में बच्चे का समाजीकरण हो रहा है। चार ऑप्शन है। शैशवावस्था, तो कोई बच्चा है ही नहीं जो शैशवावस्था में विद्यालय जाए, तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरा कह रहे हैं बाल्यावस्था, तीसरा कह रहे हैं प्रौढ़ावस्था, तो प्रौढ़ावस्था तो होगा ही नहीं, इतने टाइम तक तो सब बच्चे हो सकते हैं, जो भी जिनको होना होता है वो हो जाते हैं, परिपक्व या फिर अपरिपक्व। चौथा कह रहे हैं किशोरावस्था। तो आप देखिए जो हमारी बाल्यावस्था होती है ना, ये जो बाल्यावस्था वाला समय है जिसका मतलब टाइम पीरियड क्या से क्या माना जाता है, तो जो हमारी बाल्यावस्था है इसका टाइम पीरियड 6 से लेकर के 12 ईयर्स तक माना जाता है। 6 से लेकर के नहीं, 2 साल से लेकर के 12 साल तक माना जाता है। कौन सा समय? बाल्यावस्था का समय। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो है हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था, और दूसरी है हमारी उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। और ये जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है ये 2 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम मानते हैं कि ये अभी प्रारंभिक बाल्यावस्था में हैं, जबकि 6 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं वो उत्तर बाल्यावस्था में प्रवेश कर जाते हैं। तो आप देखिए कि जो बाल्यावस्था होती है, स्पेशली जो उत्तर बाल्यावस्था होती है ना, ये इस टाइम पीरियड में बच्चे का सबसे ज़्यादा जो समाजीकरण है वो कहाँ पे होता है? विद्यालय में होता है। इसी टाइम पे बच्चा विद्यालय जाना स्टार्ट करता है, उसके नए नए दोस्त बनते हैं, नए नए टीचर्स के साथ वो संपर्क में आता है, और उससे फिर वो खुद भी कुछ सीखता है, उन्हें भी कुछ सिखाता है। तो यही मानी जाती है कि सबसे ज़्यादा जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो बाल्यावस्था में बच्चे की होती है। कहाँ पर? विद्यालय में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी भैया एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा है जो बच्चों के समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, इसमें आपको बताना है कि वो कौन सा स्टेटमेंट है जो बच्चे के प्रगतिशील जो है मॉडल के रूप में ठीक नहीं बैठेगा। पहला ऑप्शन क्या है? समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सिखाना, तो ये तो होगा ही। दूसरा कह रहे हैं बच्चे जो है वो विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, तो ये तो गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। तीसरा कह रहे हैं कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, सही बात है। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण करता है, ये बात भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो तो हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, ठीक है। और ऑप्शन बी जो है आप देखिए, अगर जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों को आप किसी भी तरह से फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो उन सारी बातों को एक्सेप्ट करें जो उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि से भिन्न हो और विद्यालय में बताई जा रही हो। तो इससे ना बच्चे का समाजीकरण बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि बच्चा जो है ना वो मतलब थोड़ा सा विपरीत स्थिति में अपने आप को महसूस करने लगेगा। उसको लगेगा अरे यार यहाँ अपनी कोई इज्जत ही नहीं है, मतलब हमको कोई मानता ही नहीं है, हमारी कोई वैल्यू है ही नहीं, हम लोग बेवजह ही चाहे हमारे मन में कुछ भी चल रहा हो लेकिन वही करना पड़ेगा जो हमें टीचर्स बता रहे हैं। तो ये थोड़ा मतलब कि अच्छी व्यवस्था नहीं मानी जाती है। इससे बच्चे का जो विकास है ये नहीं होता है, बल्कि विकास अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। और बच्चे में जो फिर क्या होगा, फिर वो बच्चा जो है ना उसको बार बार मन में उसके विद्रोह की भावना आएगी, वो विरोध करेगा मन में ही, बाहर तो कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो लगेगा टीचर डंडा मारेंगे। तो इस वजह से ये थोड़ा जो प्रक्रिया है वो उचित नहीं है।
बच्चों को वही सारी चीज़ें बताई जानी चाहिए जो बच्चे आसानी से एक्सेप्ट करें। और अब चूँकि जो बच्चे होते हैं ना वो काफ़ी छोटे होते हैं, उन्हें मतलब कि अगर आप हर एक चीज़ बच्चों पे थोपते जाएंगे तो फिर बच्चे का जो डेवलपमेंट है ना वो अच्छे से नहीं होगा। और एक बात जानिए, जो समाजीकरण होता है ना वो तभी अच्छे से हो पाता है जब बालक जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक और सरलता पूर्वक सीखने में जो है प्रतिभाग ले। या ऐसा नहीं है कि आप उसे प्रेशराइज कर रहे हैं, अगर आप प्रेशराइज कर रहे हैं तब फिर वो जो है पार्टिसिपेट अच्छे से नहीं करेगा, खुले मन से नहीं करेगा। और अगर खुले मन से वो जो है पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो उसको फिर सीखने में बहुत समस्याएं आएंगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है स्कूल जो है वो बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ यानी कि स्कूल के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। पहला कह रहे हैं कि प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, दूसरा प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, तीसरा प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, और चौथा प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो अभी जो वर्तमान में मतलब एजुकेशन का सिस्टम है वो ऐसा हो गया है कि बच्चों का जो है वो प्रमुख स्थान होता है, यानी कि जो एजुकेशन है वो कैसी हो गई है? बाल केंद्रित हो गई है। बाल केंद्रित जो है अब एजुकेशन हो गई है। पहले की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी उसमें आप देखिए कि ये टीचर्स केंद्रित हुआ करता था, यानी केंद्र में शिक्षक होते थे और जो है बच्चे बेचारे फिर वही करना होगा जो बच्चे मतलब कि टीचर चाह रहे हैं वही। लेकिन अब जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो चेंज हो चुकी है, अब बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था हो गई है। और बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था में आप देखिए कि बच्चों का प्रमुख स्थान होता है, यानी कि बच्चा जो है वो केंद्र में होता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, केवल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमारे लाइफ में इसको हमें अपनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो समाजीकरण की एक निष्क्रिय एजेंसी है? पहला है परिवार, दूसरा इको क्लब, तीसरा है सार्वजनिक पुस्तकालय और चौथा है स्वास्थ्य क्लब। तो आप देखिए जो सार्वजनिक पुस्तकालय है ना ये समाजीकरण के लिए एक निष्क्रिय एजेंसी के रूप में काम करेगी। क्यों? क्योंकि सार्वजनिक पुस्तकालय में पुस्तकें रखी हुई हैं, आप जाइए पढ़िए, पढ़ के चले आइए, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। अन्य जो लोग हैं वो अपना पढ़ने में बिजी हैं, आप गए आप भी पढ़े, पढ़ करके चले आए। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि ना तो आपने अपने विचारों को किसी के साथ साझा किया और ना ही किसी के विचारों को सुनने का प्रयास किया, बल्कि खुद ही में अपने ही आप में सब कुछ आप करते चले आ रहे हैं। खुद ही पढ़ेंगे, खुद ही सुनेंगे, खुद ही से बात करेंगे। तो इससे क्या होता है? इससे ना जो आपकी स्किल है ना वो बहुत ज़्यादा निखर नहीं पाती। अब जैसे मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दूँ, बहुत दूर नहीं जाएंगे, हम स्वयं अपना एग्जांपल देते हैं। हम अपने फैमिली में अकेले हैं, ठीक है, हमारा ना कोई भाई है ना कोई बहन है, हम अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं। बचपन से लेकर के आज तक अकेले ही रहे हैं, ना हमारा कोई भाई है ना कोई यहाँ तक कि कोई दोस्त वगैरह भी नहीं है कि जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा बातचीत कर सको। इससे क्या हुआ? हम अपना एक रूम में रहते हैं, रूम में स्टडी करते हैं, खुद से पढ़ते हैं, खुद ही पढ़ेंगे, खुद ही लिखेंगे, किसी को ना कुछ बताना है ना किसी से कुछ सुनना है। इससे क्या हुआ? एक अभी स्टार्टिंग तक तो ठीक था, जब तक आप स्कूल में जो है पढ़ रहे हैं तब तक तो ठीक है, आप गए एग्ज़ाम में लिख के आए, आपको अच्छे मार्क्स मिल गए, पेरेंट्स आपसे खुश हैं, ठीक है। लेकिन एक टाइम के साथ मुझे ये एहसास होने लगा कि मुझे चीज़ों की समझ तो है, मैं चीज़ों को समझ लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जब हमें एक्सप्रेस करने की बात आती है ना कि हम चीज़ों को किसी के सामने एक्सप्रेस करें तो फिर वहाँ हमारी हालत पतली हो जाती है। क्यों? उसके पीछे का मेन रीज़न है कि मैंने जो है अपने विचारों को किसी के साथ साझा ना तो किया और ना लोगों के कभी विचारों को सुनने का प्रयास किया। हमारे अंदर क्या गलतियां हैं उसे हमने किसी को बताने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि कोई था ही नहीं। तो इससे क्या हुआ? ये जो हमारा डेवलपमेंट हुआ था ये निष्क्रिय तरीके से हुआ था, यानी कि खुद ही खुद में सब कुछ हो गया। पेरेंट्स भी ऐसे नहीं थे कि वो मतलब आपकी बातों को सुने बहुत ज़्यादा। और गांव में पेरेंट्स कैसे होते हैं पता ही है, पापा तो होते नहीं, पापा तो बाप होते हैं, वो इतना आसानी से आपकी हर एक बात को सुनेंगे, समझेंगे, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसी तरह से होता है सार्वजनिक पुस्तकालय। आप सार्वजनिक पुस्तकालय में जाएंगे, वहाँ पे खुद ही पढ़ेंगे, खुद ही सुनेंगे, सब कुछ खुद ही करेंगे। आपके जो विचार हैं ना तो वो कभी किसी के सामने आ पाएंगे, ना आप किसी के विचारों को बहुत ज़्यादा समझ पाएंगे। तो ये बहुत ही
ठीक नहीं लगता है। आप भी जब कल को आपके बच्चे होंगे तो थोड़ा उन्हें जो है सामाजिक प्राणी बनने दीजिएगा, उन्हें खुल करके जीने दीजिएगा। ऐसा नहीं कि एक कमरे में बंद रहो और एकदम निष्क्रिय रूप से सीखते रहो। उससे ना हमारा जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही मतलब धीमा होता है, बहुत ही एकदम अवरुद्ध किस्म का होता है। तो उस डेवलपमेंट का आप ले करके कुछ खास कर नहीं पाओगे, क्योंकि जो आपके मार्क्स हैं ना, ये जो मार्क्स हैं ये आपको कुछ ही जगहों पे काम आएंगे। असल ज़िंदगी में आपके मार्क्स कोई मायने नहीं रखते हैं। असल ज़िंदगी में वही मायने रखेगा कि आपके अंदर स्किल क्या है, आपके अंदर बोलने की स्किल क्या है, आप अपनी बातों को कितना अच्छे से एक्सप्लेन करके किसी और के सामने रख पाते हो, ये मोस्ट फैक्टर होने वाला है। तो इसको याद रखिएगा। इसका जो आंसर हुआ वो तो हुआ हमारा सार्वजनिक पुस्तकालय, यही एक निष्क्रिय एजेंसी के रूप में काम करेगी। बाकी जो परिवार है, अगर आप परिवार में किसी से भी बात करेंगे तो क्या होगा, आप उनको सुनेंगे और अपने विचारों को उनके साथ साझा करेंगे। तो ये एक सक्रिय जो है समाजीकरण की प्रक्रिया हुई, ठीक है। जो इको क्लब है वो भी इसी तरह का है, सक्रिय समाजीकरण उसमें भी हुआ, और जो स्वास्थ्य क्लब है इसमें भी सक्रिय समाजीकरण होगा। तो आंसर क्या हुआ अपना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अब आ गए हैं हमारे जीन पियाजे। तो जो जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और ब्लूमबर्ग हैं, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने जो हमारा क्या है सिलेबस उसको देखा होगा ना, तो इन लोगों के सिद्धांतों को उसमें नाम से ही लिखा हुआ है, पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत। तो इन लोगों के सिद्धांतों को आपको जानना होगा। चलिए देखते हैं। जो जीन पियाजे हैं इनके अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है, यानी कि जीन पियाजे जी ने जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है उसको कौन सी एज को माना हुआ है। 4 ऑप्शन है, 4 से 8 साल, दूसरा है 2 से 7, तीसरा है जन्म से 2 साल और चौथा है 5 से 8 साल। तो चलिए देख लेते हैं। जो जीन पियाजे हैं ना, इन्होंने जो मतलब कि अपनी सीखने की अवस्था है, या ये कहें कि इनके द्वारा एक मतलब सिद्धांत दिया गया था, उस सिद्धांत का नाम क्या है, उस सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। तो जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। और इसमें इन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में बात की है, ठीक है। कितनी अवस्थाओं के बारे में, तो जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है या संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, इसमें जीन पियाजे ने क्या हो जा रहा है बार बार, इन्होंने 4 जो है अवस्थाओं की बात की है। और वो 4 अवस्थाएं कौन सी हैं, तो देख लेते हैं उन 4 अवस्थाओं को। ऐसे ही आप चाहें तो अपना खुद का भी नोट्स बना सकते हैं, जैसे हम बना रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये जो 4 अवस्थाएं हैं, इसमें सबसे पहली है संवेगात्मक, या उसे कहते हैं संवेदी गामक अवस्था। क्या कहते हैं, तो संवेदी गामक अवस्था कहा जाता है। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है हमारा प्राक संक्रियात्मक अवस्था। प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो है वो दूसरी है। तीसरा कौन सा है, तीसरा है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक। और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो चौथा कौन सा है, चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो 4 जो है सीखने का जो संज्ञानात्मक विकास है, 4 फैक्टर ये दिए गए हैं किनके द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा। और इन्होंने ये जो अवस्थाएं हैं इनको एक उम्र के क्राइटेरिया में भी विभक्त किया है। जैसे जो इनका संवेदी गामक अवस्था है वो कितने साल के लिए है, तो जब से बच्चा जन्म लेता है 0 से लेकर के 2 साल। अब देखिए जो संवेदी गामक अवस्था है इसका मतलब होता है कि जो बच्चा है ना वो स्पर्श के द्वारा मतलब चीज़ों को सीखे समझे। दूसरा है हमारा प्राक संक्रियात्मक, और जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है ये 2 से 7 साल में इन्होंने डिवाइड किया है। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो इसको इन्होंने कितने से कितने टाइम तक बताया है, तो 7 से 11 वर्ष के मध्य की जो अवस्था है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है। जबकि जो औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ये कब से कब तक के लिए है, तो 11 से 15 साल के लिए है, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, जो पियाजे हैं उनके द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया, उसमें उन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में बात की है। पहला है संवेदी गामक, या उसी को संवेगात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं, जो कि जन्म से 2 वर्ष के लिए है। दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जन्म 2 से लेकर के 7 वर्ष तक के लिए जब बच्चा हो जाता है तब तक। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो बच्चा जब 7 साल से 11 साल के मध्य का होगा तब के लिए है ये। और चौथा है औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ये कब से कब तक के लिए है, तो ये तब से तब के लिए है जब बच्चा जो है क्या हो जाए, तो जब बच्चा 11 से 15 वर्ष के मध्य में हो तब तक के लिए है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा ये पूछ रहे हैं, तो ये पूछ रहे हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। तो जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है उसकी अवधि है 2 से 7 साल, ठीक है।
कहाँ पे है 2 से 7 साल? देखिए ये ऑप्शन बी में है, तो इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए फिर से पियाजे का सिद्धांत, ये मतलब पियाजे का जो सिद्धांत है उसी से लेकर एक फिर क्वेश्चन बना हुआ है। कह रहे हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में उनका जो निहितार्थ है उसको निकालते हुए एक ग्रेड कक्षा 6 से 8 के जो शिक्षक हैं इनको अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ठीक है, पहला क्या है? पहला है कि ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो, तर्क। दूसरा है ए मतलब कि बी वाला है कि एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त संक्रियाओं का ही, मेरा मूर्त जो सामग्री है इनका प्रयोग करना चाहिए। तीसरा कह रहे हैं केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, ये तो एकदम गलत है। कह रहे हैं लास्ट में कि तार्किक बहस का प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी अपने आप में एकदम गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसी ए और बी में ही होगा। तो इसका आंसर जो होगा ना वो हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि जो टीचर हैं वो क्या काम करें, वो किसी समस्या को प्रस्तुत कर दें और जो बच्चे हैं ना वो खुद से अपने अनुभवों के आधार पर उस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करें। यानी कि ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो और बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए कि जो बच्चे हैं ना वो स्वतंत्रता पूर्वक इसका जो है समाधान करने का प्रयास करें। तो इसका आंसर क्या हुआ? अपना ऑप्शन ए। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 जो चरण हैं, संवेदी गामक या संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन और औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? ध्यान रखिएगा कि एक ही चीज़ है, एक ही सिद्धांत है, उसको कई अन्य नामों से जाना जाता है, तो इन सारे नामों से परिचित रहिएगा। स्पेशली ये ज़्यादा याद रखना है कि ये जो 4 चरण दिए गए हैं विकास के, ये किसके द्वारा दिए गए हैं? ये पियाजे के द्वारा दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। आगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी कि जो स्कीमा है इसका निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर जो हमारी पुरानी योजनाएं हैं इनमें संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है। अगर आप पूरा जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चन एकदम हलवा लगेंगे आपको। और आप देखिए क्या होगा, ये 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? समावेशन और अनुकूलन के रूप में। दूसरा क्या है? दूसरा कह रहे हैं कि सामीकरण और संशोधन के रूप में। तीसरा क्या है? समावेशन और समायोजन के रूप में। और जो चौथा है हमारा वो है समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो अपना हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो जीन पियाजे हैं इनके अनुसार समावेशन और समायोजन के रूप में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो जीन पियाजे हैं ना, यानी कि जो जीन पियाजे जी हैं इनके द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया उसके प्रारूप निर्माण के संबंध में 2 बातें कही गई। कौन सी बातें कही गई हैं? तो 2 बातें कही गई हैं। पहली कौन सी है? पहली है ओहो ये क्या हो जाता है बार बार। तो पहली आप देखिए कौन सी है। पहली जो बात है वो है हमारी समावेशन। क्या है? पहली है समावेशन। समावेशन को हम क्या कहते हैं? तो समावेशन को अंग्रेजी में कहा जाता है एसिमिलेशन। क्या कहते हैं इसको? एसिमिलेशन कहते हैं। और दूसरी बात इनके द्वारा क्या कही गई? दूसरी बात कहा गई समायोजन। दूसरी क्या बात कही गई? समायोजन कहा गया, यानी कि दूसरी बात इन्होंने समायोजन की बताई, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो समायोजन को अंग्रेजी में कहते हैं अकोमोडेशन। ठीक है, अकोमोडेशन। तो ये समायोजन। तो ये जो समावेशन और समायोजन की बात है ये किसके द्वारा की गई? तो जीन पियाजे के द्वारा की गई। आप देखिए कि जो समावेशन होता है ना, समावेशन में क्या होता है कि बच्चा जो है वो अपने नवीन अनुभव को, जो उसका पुराना अनुभव है उसमें ले जाकर के समाहित कर दे। लेकिन जो समायोजन होता है उसमें क्या होगा? समायोजन में ये होगा कि अगर कोई बच्चा कोई नवीन अनुभव सीख रहा है तो पुराना जो अनुभव है उसका उसमें कुछ परिवर्तन करे या उसको मतलब कि विस्तार करने का प्रयास करें। तो ये जो एसिमिलेशन और अकोमोडेशन है ये जो बातें हैं ये किसके द्वारा बताई गई हैं? तो ये बताई गई हैं जीन पियाजे जी के द्वारा। तो आप देखिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि समावेशन और समायोजन के रूप में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आज का जो हमारा सेशन है वो आज लास्ट क्वेश्चन है। आज ये हमारी पहली क्लास थी किसके लिए? जो हमारी साइकोलॉजी या ये कहें कि जो हमारी पेडागोजी है जो कि मतलब कि पेपर 1 और पेपर 2 में पूछी जाती है, दोनों में ही पूछी जाती है। ध्यान रखिएगा, एक ही बार के लिए पढ़ लीजिए, दोनों पेपर में अच्छे से हो जाएगा। मैंने
जो 1 से 5th क्लास के लिए ही पैडागोजी अच्छे से कंप्लीट की थी, तो मैंने जो है जो 6 to 8 यानी कि जूनियर का जो एग्ज़ाम दिया था उसमें हमारे 30 में 27 मार्क्स मिले हुए हैं। ठीक है, 27 आउट ऑफ 30 मार्क्स मिले हैं पैडागोजी में। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, ढंग से एक ही जगह पढ़ लीजिए। पैडागोजी एक ही जैसी होती है, कुछ खास उसमें नहीं होता है, बस कुछ जो है मतलब कि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो इस टाइप के पूछ लिए जाएँ कि अगर कोई बच्चा बड़ा है या मतलब कि 6 to 8 क्लास में है तो आपको किस तरह के जो है विचार उसके सामने प्रस्तुत करने चाहिए या उसको पढ़ाने के क्या तरीके होने चाहिए। तो कुछ चीज़ें इधर उधर हो करके बाकी सारी चीज़ें एक ही जैसे रह जाती हैं। तो याद रखिएगा इसको कि पैडागोजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब एक तो ईजी भी है, अगर आपने एक बार समझ लिया तो फिर हाँ एकदम अच्छे से आप निकाल ले जाएंगे पेपर। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं आज का। जो प्रचलित योजनाएं हैं इसमें नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? अभी हम लोग ऊपर देख के आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है समायोजन, दूसरा है साम्य धारण, तीसरा है आत्मसातकरण, चौथा है संगठन। तो अभी हमने बताया कि जो हमारी मतलब कि अभी बताया ना कि जो आत्मसातकरण होता है वो क्या होता है। तो जो आत्मसातकरण होता है पहले मैंने दरअसल समायोजन और समावेशन बताया था, आत्मसातकरण नहीं बताया था। तो जो आत्मसातकरण होता है ना वो यही है भैया कि कोई प्रचलित योजना है उसमें अगर आप कोई नई जानकारी जोड़ेंगे तो उसमें क्या होगा, वो हो जाएगा आत्मसातकरण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। तो ये रही आज की अपनी पहली क्लास पैडागोजी की। आई होप आप लोगों को क्लास समझ आई होगी। अगर आपको क्लास समझ आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।